अमित और सुजाता नाम के पति पत्नी थे। सुजाता की सेहत अच्छी नहीं रहती थी। अमित सुजाता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, मगर फिर भी वो कई सालों से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पा रही थी। काश सुजाता की तबीयत अच्छी हो जाती, बेचारी हर वक्त तकलीफ में ही रहती है। अमित जहाँ भी जाता अपनी पत्नी की अच्छी सेहत की कामना किया करता था, मगर सुजाता की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन सुजाता अमित से कहती है, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे पीछे खुद की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो जल्द ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। आप अपनी आगे की जिंदगी का सोचिए। ये कैसी बातें कर रही हो सुजाता? तुम देखना, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी और हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। गांव में एक मशहूर वैद्य आते हैं। अमित सुजाता को उनके पास लेकर जाता है। वैद्य जी, मेरी पत्नी हर वक्त बीमार रहती है, कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। वैद्य सुजाता को देखता है और कहता है, नहीं, अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जाओ यहाँ से, इसे लेकर जाओ। ये सुन अमित को गुस्सा आ जाता है। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप देखिएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये नहीं ठीक होने वाली है। जाओ, इसे वापस घर लेकर जाओ। अमित सुजाता के साथ वापस घर आ जाता है। कैसा वैद्य था, कुछ भी नहीं आता उसे। क्या जरूरत है किसी से लड़ने की, जब वो सही बात कह रहे हैं तो? नहीं सुजाता, ऐसी बात नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम देखना। अमित बहुत अलग अलग प्रकार के वैद्य से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी को ठीक नहीं कर पाता है। तभी अमित को एक जगह के बारे में पता चलता है, जहां 2-3 महीने रहने के बाद सभी स्वस्थ हो जाते हैं। सुजाता, मैंने सुना है वहाँ सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वहाँ जाकर सभी कुछ ही महीनों में ठीक हो जाते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो सिर्फ हमसे पैसे लेने के लिए ऐसा कहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मगर एक उम्मीद है तो क्यों ना जाए वहाँ। जी ठीक है, जैसा आप चाहें। अमित सुजाता को लेकर उस जगह पर जाता है और उसके साथ वही कुछ महीनों तक रहता है, मगर वहाँ भी सुजाता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। थक कर सुजाता अमित से कहती है, जी अब रहने दीजिए, क्यों ये सब कर रहे हैं? मैं कभी भी ठीक नहीं होने वाली, आप चलिए यहाँ से। अमित के पास भी अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। वो भी उदास होकर सुजाता को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। चलो वापस घर चलते हैं। रास्ते में अमित और सुजाता को कुछ आवाजें आती है। जब दोनों आवाज का पीछा करते हैं तो देखते हैं एक बर्फ से बना घर है और उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। सुजाता, आवाज तो इसी बर्फी के घर से ही आ रही है। इतनी गर्मी में ये बर्फी का घर कैसे खड़ा है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बाबा बैठे हैं और तप कर रहे हैं। प्रणाम बाबा जी। कौन आया है यहाँ? बाबा जी, मेरा नाम अमित है और ये मेरी पत्नी सुजाता है। इतनी गर्मी में आप ये बर्फी के घर में कैसे रह रहे हैं? ये पिघल नहीं रहा? ये तो सर वर्षों तप करने का फल है बच्चे। बोलो क्या बात है? बाबा जी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बोलो क्या मदद चाहिए? बाबा जी, मेरी पत्नी कई सालों से बीमार है, बहुत जगह दिखाया, कई वैद्य से भी दिखाया, मगर ये ठीक नहीं हो रही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। बाबा एक पोटली अमित को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये जादुई नारंगी के बीज हैं। इसे अपनी खेत पर लगाना और इससे एक जादुई नारंगी का पेड़ उगेगा। उस पर सिर्फ एक जादुई नारंगी उगेगा। जैसे ही तुम लोग एक जादुई नारंगी को तोड़ोगे, वो किलो भर नारंगी में बदल जाएगा। ठीक है बाबा जी, मगर उस नारंगी का क्या करना है? वो जादुई नारंगी तुम हर रोज यहाँ पास में एक पेड़ है वहाँ रख कर आना। ऐसा तुम्हें 30 दिन तक करना है। अमित और सुजाता बाबा जी की बात मान जाते हैं
और अमित नारंगी के बीज को अपने खेत पर लगा देता है। अगले दिन ही वो विशाल नारंगी के पेड़ में बदल जाता है और उसमें सिर्फ एक नारंगी लगा था। चलो अब जल्दी से इसे तोड़ लेता हूँ। जैसे ही अमित उस नारंगी को तोड़ता है, वो नारंगी किलो भर नारंगी में बदल जाता है। दोनों हर रोज बाबा जी द्वारा बताए पेड़ के पास आते थे और वहाँ नारंगी रख कर जाते थे। लगातार 29 दिन तक उन्होंने ऐसा किया। आज आखिरी दिन था। जी, आज अंतिम दिन है, चलिए सारे नारंगी रख कर आते हैं। जैसे ही वो दोनों नारंगी पेड़ के पास रखकर जा रहे थे, तभी वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाता है। वाह, तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। हर रोज मेरी पसंद की नारंगी लाकर देते हो, खा लेती हूँ, फिर वापस से आ जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम दोनों की क्या इच्छा है? मैं उसे जरूर पूरी करूँगी। आप कौन? मैं वन रानी हूँ और यहाँ एक पेड़ के रूप में रहती हूँ, मगर ये बात सभी नहीं जानते। बहुत कम लोग ये जानते हैं। तुम दोनों ने जो नारंगी खिलाई है, वो सभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नारंगी थी। बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी करूँगी। हमें आपके बारे में एक बाबा जी ने बताया। मेरी इच्छा है कि आप मेरी पत्नी को हमेशा के लिए स्वस्थ कर दीजिए। वो बहुत बीमार रहती है। ये कहते ही वन रानी अपना हाथ आगे करती है और एक रोशनी सुजाता की ओर जाती है। सुजाता खुद को स्वस्थ महसूस करने लगती है। सुनिए जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कोई भी बीमारी नहीं। वन देवी गायब हो जाती है और बाबा जी को धन्यवाद कहने के लिए सुजाता और अमित वापस उनके पास जाते हैं, तो देखते हैं बर्फ का घर भी वहाँ नहीं और बाबा जी भी वहाँ नहीं है। अरे, बाबा जी तो यही रहा करते थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? हो सकता है अब वही कहीं और चले गए हो और वहाँ तप कर रहे हो। हाँ, सही कहती हो। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं वो पेड़ भी गायब है जिस पर जादुई नारंगी उगते थे। बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। आज उनकी वजह से तुम स्वस्थ हो पाई, और जब उस जादुई नारंगी का काम खत्म हो गया तो वो पेड़ खुद ब खुद ही गायब हो गई। जी, ये सब तो सच में बाबा जी का ही चमत्कार है। दोनों बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद कहते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ 2 हलवाई अपनी दुकान चलाते थे। एक का नाम नंदू था और एक का नाम हरी था। नंदू को अपनी दुकान उसके पिताजी की तरफ से मिली थी, मगर हरी ने अपनी दुकान अपनी मेहनत से खड़ी की थी। दोनों की दुकान आमने सामने ही थे। एक दिन एक राहगीर आया और नंदू की दुकान की चमक दमक देखकर उसके अंदर चला गया और अंदर जाने पर, आइए आइए, आपका मेरी दुकान में स्वागत है। बताइए क्या लेंगे आप? जी, मुझे नाश्ते की भूख है। आपके यहाँ नाश्ते के लिए जो है ले आइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म सब्जी, कचौरी और मिठाई लाता हूँ। नंदू राहगीर को खाना परोसता है। राहगीर नंदू से खाना खाते हुए पूछता है, ये सामने जो दुकान है जिसकी स्थिति सही नहीं है, वो किसकी है? आप भूल कर भी वहाँ नहीं जाइएगा। वो दुकान हरी नाम के एक व्यक्ति की है। उसके खाने और मिठाई में वो बात नहीं है जो मेरे दुकान की है। मैं तो आपकी दुकान की चमक दमक देखकर ही समझ गया कि मुझे यहीं आना चाहिए। राहगीर नंदू को पैसे देकर अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 और राहगीर आते हैं। नंदू की दुकान भरा देख हरी के दुकान पर जाते हैं। हरी उन्हें बिठाता है और पूछता है, बताइए, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? आपके यहाँ खाने में जो है वो लाइए। हरी उनके लिए खाना लगाता है। खाना का 1-2 निवाला खाते ही दूसरा राहगीर कहता है, ये कैसा खाना है? सब्जी में नमक ही कम है और मिठाई में चीनी ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम सामने वाली दुकान में चलते हैं। भीड़ है तो क्या, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कृपया आप नहीं जाएं। मैं आपके लिए दूसरा खाना लाता हूँ। तुम अपना खाना
अपने पास रखो, हम दूसरे दुकान पर जा रहे हैं। दोनों राहगीर नंदू की दुकान पर चले जाते हैं और हरी उदास हो जाता है। शाम तक कोई उसके दुकान पर नहीं आता है, इसलिए हरी दुकान बंद करके घर चला जाता है, जहाँ पर वो और उसकी माँ रहती थी। घर पहुँचकर, ये लो माँ, आज भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज भी ग्राहक ना आने के कारण जो खाना बच गया ले आया। माँ हरी से खाना लेकर बोलती है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारी दुकान चलेगी। बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरी दुकान ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अपना मन छोटा मत कर, ये ले, खाना खा ले। नहीं माँ, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा। नंदू के पिता हलवाई थे, इसीलिए उसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है, बंद कर लेना, अभी तो खाना खा लो। फिर हरी और उसकी माँ खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन हरी सामान की बोरी दुकान में रख रहा था। सभी बोरी रखने के बाद जब हरी जांच करने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि एक बोरी छूट गई है। जांच करने पर दिखता है कि उसमें शक्कर थी। वो उसे भी उठाकर अंदर रख देता है। शाम को 2 राहगीर उसके दुकान पर आते हैं। उनमें से एक राहगीर कहता है, खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ मिलेगी? जी, जरूर मिलेगी। तो हमारे लिए ले आइए। हरी अंदर से आज की बनी मिठाई ले आता है। मिठाई खाते ही पहला राहगीर बोलता है, वाह, क्या मिठाई है! ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने भी पहले कभी नहीं खाई। हरी सोचता है, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब लगता है मेरी दुकान भी चलने लगेगी। राहगीर मिठाइयाँ खाकर काफी खुश होते हैं और हरी से बोलते हैं, आपके यहाँ की मिठाई तो काफी स्वादिष्ट है। हम आपके यहाँ की कुछ नमकीन भी खाना पसंद करेंगे। मैं अभी आपके लिए समोसा लेकर आता हूँ। ये समोसा तो एकदम बेस्वाद है। मैं तो सिर्फ मिठाइयाँ ही खाऊंगा और कुछ घर को लेकर भी जाऊंगा। आप मेरे लिए थोड़ी मिठाइयाँ बांध दीजिए। समोसा न बिक पाने के कारण हरी थोड़ा दुखी तो था, पर मिठाइयाँ बिकने की खुशी ज्यादा थी। शाम को हरी मिठाइयाँ अपनी माँ के लिए भी ले जाता है। घर पहुंचकर माँ से कहता है, माँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो, तुम भी खाकर देखो मैंने कैसी मिठाइयाँ बनाई है। ये तो काफी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। आज तक ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाई। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर एक दिन कामयाब होगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिठाइयाँ स्वादिष्ट कैसे बन गई और पहले की तरह समोसा बेस्वाद ही है। मैंने तो दोनों चीज लगातार वैसे ही बनाई थी जैसे कि रोज बनाता था। हरी की बात सुनकर माँ थोड़ी देर सोचने लगती है। क्या आज तेरे साथ कुछ अलग घटना हुई थी? एक घटना हुई थी। मुझे हिसाब से 1 बोरी ज्यादा शक्कर मिली थी और वो बोरी बाकी सामान से अलग मिली थी। अभी याद करता हूँ तो याद आता है कि मैंने आज उसी शक्कर का इस्तेमाल किया था। शायद उस शक्कर का कोई चक्कर होगा। कल तो उसका इस्तेमाल नमकीन सब्जी में भी करके देखना। ठीक है, आप कहती हैं तो करके देख लूंगा। अगले दिन सब कुछ बनाते वक्त उनमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल देता है। खाना बनाने के बाद उसने सब कुछ चख कर बोला, माँ सही कह रही थी, ये सब शक्कर का कमाल है। पिछले दिन गए लोग अपने साथ कुछ और राहगीर लेकर आए और हरी से बोले, हमने इन्हें भी तुम्हारी मिठाइयाँ खिलाई। ये सब भी तुम्हारे दुकान पर मिठाइयाँ लेने आए हैं। जी, आज तो मेरे यहाँ मिठाइयों के साथ साथ बाकी चीज भी स्वादिष्ट बनी है। ठीक है, तो हम वो भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। थोड़ी देर में हरी के दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी कोई कुछ न कुछ खरीदारी करने चाहते हैं। शाम तक उसके दुकान का सब सामान बिक जाता है। ये सब देखकर हरी काफी खुश था और नंदू आश्चर्य में था। दुकान बंद करने के बाद नंदू हरी से बोलता है, क्यों भाई हरी, ऐसा क्या कमाल कर दिया? आज तो तुम्हारी दुकान पर लोगों की लाइन लग गई थी।
सब प्रभु की कृपा है। हरी नंदू को बोलकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर माँ से बोलता है, माँ, तुम सही कह रही थी, शक्कर जादुई है। मेरे बाकी पकवान भी स्वादिष्ट बन गए थे और दिन भर में मैंने जो भी बनाया था वो सब बिक गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम मन लगाकर अपना काम करते रहो, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देगा। अभी 2-3 दिन हुए थे दुकान को चले हुए, तभी उसके दुकान पर एक हट्टा कट्टा आदमी आया और बोला, सुनो, तुमने यहाँ कोई शक्कर की बोरी देखी है? मेरी एक शक्कर की बोरी यहाँ गिर गई थी। अच्छा, तो वो बोरी आपकी थी? मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने उनमें से आधी बोरी इस्तेमाल कर ली। पर आप कौन हैं? मैं नंदन लोक से राजा का बावर्ची हूँ। सामान ले जाते वक्त एक बोरी यहाँ पर गिर गई थी, और वो कोई ऐसी वैसी शक्कर की बोरी नहीं है। वो जादुई शक्कर है जो राजा लोगों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लाओ, वो मुझे इधर दे दो। कृपया करके वो बोरी मुझसे ना लीजिए। इतने दिनों से ना चलने वाली दुकान सिर्फ उसी के कारण चल रही है। इस शक्कर से तुम अपनी दुकान कितने ही दिन चला लोगे? आपकी बात भी सही है, आप अपनी बोरी ले जा सकते हैं। हरी की दशा पर बावर्ची को थोड़ी दया आ जाती है और बावर्ची बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने का तरीका बताता हूँ। तुम उसी तरीके से बनाना। जब तक तुम सीख नहीं जाते तब तक दुकान चलाने के लिए तुम्हें शक्कर की बोरियां दे दिया करूँगा। एक बार जब तुम सीख जाओगे फिर तुम्हें किसी भी जादुई शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ दिनों में हरी बावर्ची की मदद के बिना जादुई शक्कर का खाना बनाने सीख लेता है और उसकी दुकान नंदू से ज्यादा अच्छी चलने लगती है। इसलिए हरी बावर्ची को धन्यवाद कहता है। संजू ने अपने खेत में गोभी के पौधे लगा दिए। इस साल उसे अच्छी आवक मिलने की पूरी आशा थी। वह पूरी तन्मयता और लगन के साथ खेती करता था। उसके एक पड़ोसी सरयू ने जब उसके खेतों पर नजर डाली तो उसे संजू की तारीफ करनी ही पड़ी। अरे यार संजू, तुम्हारी खेती करने के तरीके को देखकर मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी सब्जी की खेती करूं। एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सरयू भाई, बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता। छोटी छोटी चींटियां भी अपना पेट भरने के लिए छोटे छोटे शक्कर के टुकड़े को दिन भर ढाते रहते हैं। हम गरीब किसान भी अपना प्रयास करते रहते हैं। आजकल नील गाय सांड वगैरह का प्रकोप बढ़ गया है, इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रात में खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। देखो, मैंने तो मचान भी बना ली है। अपने तो रात इस मचान पर बीत जाती है। अरे भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पास में जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। भैया, हम भी लाठी लेकर तैयारी में रहते हैं। डर कर घर में बैठने से तो काम होना ही अच्छा है। अरे लगे रहो संजू भाई, हम भी अपने खेतों के रुख के लिए एक आदमी नियुक्त कर देते हैं। आगे भगवान मालिक हैं। संजू के खेतों में गोभी के पौधे कुछ और बड़े हुए। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। एक दिन उसे जोरदार बुखार आता है। उसने अपनी पत्नी राधा से खेत पर जाने में असमर्थता जताई। राधा, आज बुखार से बदन टूट रहा है, उठने की हिम्मत नहीं है। मैं काढ़ा बना देती हूँ, पहले कुछ खा लीजिए फिर पी लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। रोज रोज दिन रात परेशान होते हैं। यह रात दिन की परेशानी कितने दिनों तक झेलेंगे? राधा, यही खेती तो हमारे जीने का सहारा है। परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। दवा पीकर खेत पर चला जाऊंगा। खाना खिला देती हूँ और काढ़ा बना देती हूँ, पीकर चुपचाप आराम कीजिए। संजू खा पीकर दवाई लेकर लेटा हुआ था। अचानक उसने लाठी उठाई और खेत पर जाने के लिए खड़ा हुआ। वह जब घर से निकला तो चल नहीं पाया और चक्कर खाकर गिर गया। आवाज सुनकर राधा दौड़ी आई। उसने संजू को सहारा दिया और घर में लाकर खाट पर लिटा दिया। क्या जरूरत थी तपते बुखार में बाहर जाने की? अगर नहीं जाओगे तो क्या आफत आ जाएगी? जो होगा देखा जाएगा। जान है तो जहान है। संजू की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वह कुछ न बोल पाया और चुपचाप सो गया। दूसरे दिन संजू जब अपने खेत देखने पहुंचा
तो वहाँ का दृश्य देखकर ठगा सा रह गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी खेती जानवरों ने चरकर साफ कर दी। सरयू भी वहाँ आ पहुँचा। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, पूरा खेत साफ कर दिया। मैंने सुना था तुम्हें बहुत जोरों का बुखार आया था, इसीलिए रात को मचान खाली दिखाई पड़ी थी। मैंने सोचा कि कहीं चले गए होगे। सरयू वहाँ से गया। इतने में गांव का किसान भोला वहाँ आ पहुँचा। शंकु भैया, आज सवेरे मैंने ही सरयू को बहुत डांटा था। उसने आपके खेत में सारे सांडों को हाँक दिया था। मैंने कहा तो उसने उत्तर दिया कि अपना अपना नसीब है, आज इन सांडों को भी अपने नसीब का खा लेने दो। सरयू आपसे बहुत जलता है। संजू दुखी मन से खेत के अंदर जाता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसे एक जगह सफेद चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वह पास चला गया तो उसने देखा एक पौधे में गोभी के फूल आ रहे थे। अरे ये क्या, ये तो जैसे चांदी के फूल हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। ये गोभी मेरे खेत में कैसे आ गई? संजू दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी राधा को बुलाया। दोनों ने जब देखा तब चांदी का गोभी का फूल बहुत बड़ा हो चुका था। हाय दैया, मैं यह क्या देख रही हूँ? यह तो शुद्ध चांदी है। भगवान ने तो हमारी चांदी कर दी। हे भगवान, एक नुकसान के बदले इतना सब कुछ दे रहे हो। क्या मुझ गरीब की परीक्षा ले रहे हो? अब बहुत हो चुका। मैं खेती में मेहनत करूंगा, आप तो मेरी रक्षा करेंगे, ये पक्का विश्वास हो गया है। उस चांदी की गोभी को लेकर दोनों घर आ गए। वह शुद्ध चांदी थी। उसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे मिले। उन दोनों की खुशी की सीमा नहीं थी। दूसरे दिन जब संजू खेत में पहुंचा तो उसी गोभी के पौधे में से एक और चांदी का फूल देखकर खुशी से पागल हो गया। आसपास के पेड़ पौधे फिर से बड़े हो गए थे। जादुई गोभी ने उनकी जिंदगी बदल दी। संजू ने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। संजू की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। शानदार घर और उसके पास सामान सब कुछ बदल गया था। उसके पड़ोसी सरयू के सीने पर सांप लौटने लगे। उसने संजू की जादुई गोभी का चमत्कार देख लिया था। वह रात में गोभी के खेत में पहुंच गया। उसने चांदी का फूल तोड़ा और चुपचाप उसे लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी फूला को बुलाया। अरे फूला, इधर आओ, ये देखो चांदी की गोभी लाया हो। पूरे पगला गए हो? यह तालाब की माटी उठा लाए हो? हमसे चांदी बता रहे हो? अरे जब मैंने इसे तोड़ा तब चांदी था, अब मिट्टी कैसे हो गया? इतने में चांदी की गोभी घर के दरवाजे पर दिखाई पड़ी। उसमें से आवाज आई, मैं सच्ची मेहनती और ईमानदार संजू की गोभी हूँ। चोर और लालची के पास कभी नहीं रहूंगी। अब तुम माटी की गोभी के साथ रहो। मैं संजू के घर चली। इतना कहकर चांदी की गोभी उड़कर संजू के घर पहुँच गई। सरयू और फूला हाथ मलते रह गए।